नमस्कार साथियों, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पावलोव का सिद्धांत। तो साथियों, अभी तक अधिगम जो टॉपिक चल रहा है, इस अधिगम वाले टॉपिक में आप लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ चुके हो। और इससे पहले अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम के सोपान, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के अनुक्षेत्र, इन सब के बारे में अपनी बात हो चुकी है। तो बिना समय व्यर्थ किए बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत से अपन जुड़ते हैं, जहां से प्रत्येक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है, चाहे रीट थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर लाइब्रेरियन हो, या जहां भी शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस दिया जाता है वहां पर पावलोव का सिद्धांत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शास्त्रीय या क्लासिक अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय या क्लासिक अनुबंध सिद्धांत, और शास्त्रीय या क्लासिक अनुबंध सिद्धांत को कह सकते हैं अपन क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी देने वाले जो विद्वान थे, उन विद्वान का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इयान पेट्रोविच पावलोव। इयान पेट्रोविच पावलोव को अपन साधारण आम भाषा में, जो हिंदुस्तानी अंग्रेजी पूरी सही नहीं बोल पाते, इसलिए इसको अपन पावलोव के नाम से जानते हैं। अधिकांशतः सभी के दिमाग में पावलोव का सिद्धांत चढ़ा हुआ रहता है, जिसका वास्तविक नाम क्या है? इयान पेट्रोविच पावलोव, यानी आईपी पावलोव के नाम से इसको जाना जाता है। इससे पहले थॉर्नडाइक को पढ़ा था अपन ने। तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग किया था। लेकिन ये जो पावलोव महोदय है, ये पावलोव महोदय एक मनोवैज्ञानिक नहीं होकर क्या थे, एक डॉक्टर थे। और ये डॉक्टर हुआ करते थे रूसी सेना में, यानी रूस की सेना में डॉक्टर के पद पर ये कार्य किया करते थे। और रूसी सेना में ही डॉक्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर, अर्थात नर्वस सिस्टम पर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग बाद में जाकर इतना फेमस और प्रसिद्ध हो गया कि 1904 में उस प्रयोग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। अब उस प्रयोग में पावलोव के द्वारा क्या सिद्ध किया गया कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अनुबंध करवाया उन्होंने, कि लंबे समय तक अगर स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए तो जो कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होता है, अनुबंध होने पर वही कार्य अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लगेगा। ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देने वाले विद्वान थे इयान पेट्रोविच पावलोव, जो रूस में डॉक्टर थे, अर्थात रूसी शरीर शास्त्री हुआ करते थे। 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस सिद्धांत के ऊपर, और प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर, यानी कुत्ते के ऊपर इनका प्रयोग आधारित है। प्रश्न पूछा जाता है मनोविज्ञान में, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो पावलोव का नाम अक्सर जैसे ही आता है तो अपन इनको मनोवैज्ञानिक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में एक तो पावलोव और एक नाम सुना होगा आपने, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ये दो ऐसे महानुभाव थे जो मनोवैज्ञानिक नहीं होते हुए भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनके सिद्धांतों की वजह से बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला था। तो ध्यान रखना, पावलोव और फ्राइड मनोवैज्ञानिक नहीं होकर क्या थे? डॉक्टर हुआ करते थे। पावलोव तो थे शल्य चिकित्सा से संबंधित, और फ्राइड थे मनोरोगी, हिस्टीरिया, बेहोशी, मन से संबंधित जो बीमारियां हुआ करती थी उनका इलाज क्या करते थे। कौन? फ्राइड महोदय। पावलोव ने सिद्धांत क्या दिया, इस सिद्धांत को अपन समझते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समझने की दृष्टि से भी और परीक्षा में प्रश्न पूछने की दृष्टि से भी। कहीं ना कहीं उदाहरण से या किसी न किसी रूप में आपके यह प्रश्न पूछा जाता है। इयान पेट्रोविच पावलोव, पावलोव का साधारण सा प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे साहब? की रूस के रहने वाले थे। और प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते की लार ग्रंथियों पर, नर्वस सिस्टम पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया और प्रयोग से इन्होंने क्या समझाया? तो मुख्य नाम जो था प्रयोग का वो था शास्त्रीय या क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखो शब्द क्या लिखा हुआ है, अनुबंधन, कॉन्टेक्ट। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनकी थ्योरी को समझने से पहले कुछ शब्दावलियां समझना बहुत ही अनिवार्य है। जहां तक वो शब्दावलियां आपके समझ में नहीं आएगी, सिद्धांत को समझ पाना नामुमकिन है। तो सिद्धांत को समझने से पहले कुछ शब्द समझते हैं दोस्तों। शब्द देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनको अपन यहाँ पर समझते हुए आगे चलेंगे।
देखो शब्द लिखा हुआ है उद्दीपन, उद्दीपक, इसको क्या कहते हैं? स्टिमुल्स। ध्यान रखना इसको हमेशा किससे व्यक्त करेंगे अपन? एस से व्यक्त करेंगे। जहां भी एस दिखाई देता है उसका मतलब है उद्दीपक। क्या है उद्दीपक? ऐसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति जो अपने को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो उसे उद्दीपक के नाम से जाना जाता है, उसे उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। अब देखो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? नींबू को देखते ही मुंह में खट्टेपन का अनुभव होना, क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। भूख क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे भूख लगेगी भोजन की आवश्यकता होगी। प्यास क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे ही प्यास लगेगी पानी की आवश्यकता होगी। आप दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, फिर आ जाती है नींद, तो नींद क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। मलमूत्र त्याग क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। काम यानी कि सेक्स क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक उद्दीपक जो होता है, जो अपने आप जिससे प्रेरित होकर क्रिया की जाती है, जिस क्रिया पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता हो, वह क्रिया किससे प्रेरित होती है? स्वाभाविक उद्दीपक से प्रेरित होती है। जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, सेक्स, ये सारी क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं स्वाभाविक उद्दीपक से प्रेरित होती है। इसी स्वाभाविक उद्दीपक में कोई कंडीशन नहीं होती है, बिना शर्त के ये प्रेरित करता है क्रिया करने के लिए, इसीलिए इसे कहा जाता है अनअनुबंधित। अब देखो यहां लिखा हुआ है ना अनअनुबंधित, इस अनअनुबंधित को आप एक साथ लिखोगे तो शब्द बन जाएगा अनानुबंधित। अनानुबंधित। तो स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होगा? अनानुबंधित उद्दीपक भी यही होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है शर्तें, जिसमें कोई शर्त नहीं हो उसे कहा जाएगा अनकंडीशनल। अब देखो अनकंडीशनल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अन से तो लिया यू, कंडीशनल से लिया सी, यानी कि यूसी के नाम से जाना जाएगा। समझ रहे हो? अनकंडीशनल कौन सा है? उद्दीपक को क्या कहते हैं? स्टिमुलक। तो अनकंडीशनल स्टिमुल्स, तो यू से ये यू और ये सी और उद्दीपक है तो क्या लिख दिया? एस, यानी इसको क्या कहेंगे? यूसीएस। यानी जहां जहां यूसीएस नाम आएगा इसका मतलब है उद्दीपक कौन सा है? स्वाभाविक। अब देखो अनकंडीशनल को एक साथ लिखते हैं, अतः एनसीईआरटी की किताब इसको डायरेक्ट यूएस लिख देती, यू और एस। तो ध्यान रखना उद्दीपक अर्थात वह स्थान, व्यक्ति या वस्तु जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करे उसे क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे। उद्दीपक कितने प्रकार के? दो। एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक में किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होती, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनअनुबंधित यानी अनानुबंधित और अनुकूलित। दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक जिसमें निश्चित शर्तें होती है, कोई कंडीशन होती है, जैसे अलार्म के बजने पर व्यक्ति का उठना। तो अलार्म का बजना क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, क्योंकि इसमें कंडीशन छुपी हुई है। तो ये हो जाता है कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। वो तो है अनानुबंधित और ये क्या हो जाएगा? अनुबंधित। वो तो है अनानुकूलित, ये है अनुकूलित। वो है अनकंडीशनल और ये कौन सा है? कंडीशनल। तो कंडीशनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। और यह क्या? उद्दीपन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी एस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सी एस का अर्थ क्या है? पावलोव के सिद्धांत में घंटी का बजना, और घंटी कौन सा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। यूसीएस या यूएस का मतलब क्या है? भोजन, और भोजन कौन सा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। तो उद्दीपक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन, और अस्वाभाविक उद्दीपक किसको माना जाएगा? घंटी को। तो यहाँ पर सीधा सीधा अनुबंधन की भाषा में इन शब्दों को काम में लेंगे। यहाँ पर अपन देखो उद्दीपक को क्या कहा? स्टिमुल्स। किससे व्यक्त किया? एस से। कितनी प्रकार का? स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अस्वाभाविक में शर्तों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए क्या कहेंगे? अनुबंधित। इसे क्या कहेंगे? अनानुबंधित। इसे क्या कहेंगे? अनुकूलित। इसे क्या कहेंगे? अनानुकूलित। ये कौन सा होगा? अनकंडीशनल। ये कौन सा होगा? कंडीशनल। अनकंडीशनल स्टिमुल्स को क्या लिखेंगे? यूसीएस या फिर इसको यूएस।
है क्या अनुबंधन में भोजन। अस्वाभाविक को क्या लिखेंगे कंडीशनल सी, या इसको क्या लिखेंगे सी एस। तो ध्यान रखना अनुबंधन की भाषा में सी एस क्या है जी घंटी, यू सी एस क्या है जी भोजन। आगे चल के पढ़ेंगे, पहले सी एस दिया, क्यू सी एस दिया, यू सी एस के बाद में क्या दिया। अभी अपन ने सिद्धांत स्टार्ट नहीं किया है। इधर देखिए, अनुक्रिया जिसको कहते हैं अपन रेस्पॉन्स, किससे व्यक्त करते हैं आर से। यहां पर स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है उसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। स्वाभाविक सी चीज है, भूख लगने पर भोजन की प्राप्ति की कोशिश करना क्या होगी स्वाभाविक। जैसे पावलाव का जो सिद्धांत है उसमें भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आएगी, तो लार क्या है यहाँ पर अनुक्रिया है। और स्वाभाविक भोजन क्या है स्वाभाविक उद्दीपक, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो क्रिया हुई वो कौन सी होगी स्वाभाविक अनुक्रिया। जिसे वही बात नीचे वाले शब्द वैसे के वैसे हैं, देखो इसमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो कौन सी है अनानुबंधित, इसे क्या कहेंगे अनकंडीशनल, यानी कि यूसी, अर्थात क्या ही है रेस्पॉन्स, तो क्या कहा यूसीआर, या यूसीआर को भी शॉर्ट में कहा यूआर, अर्थात स्वाभाविक अनुक्रिया कौन सी होगी भोजन पर आने वाली लार क्या होगी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। समझ रहे हो। अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि घंटी पर आने वाली लार जिसमें कंडीशन की जरूरत पड़ी, कंडीशन क्या थी घंटी का बजाना, इसे क्या कहेंगे अपन अनानुबंधित, इसे ही क्या कहेंगे कंडीशनल। किससे व्यक्त करेंगे सी से, इसको क्या कहेंगे सी आर। घंटी बजाने पर आने वाली लार कौन सी है अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो देखो यहां पर आपने उद्दीपक और अनुक्रिया को समझा। उद्दीपक दो प्रकार के स्वाभाविक और अस्वाभाविक, और अनुक्रिया भी कितनी प्रकार की स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अब जैसे मैं यहां पर लिख दूं सीधा आपके यूसीएस मतलब भोजन, और भोजन पर आने वाली लार यूसीआर यानी कि भोजन पर आने वाली लार, स्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया। सी यहां पर लिख दिया गया सी एस कंडीशनल स्टिमुलक यानी घंटी, और यहां पर लिख दिया सी आर यानी कि घंटी पर आने वाली लार। तो यूसीएस यूसीआर सीएस और सीआर की यहां पर अपने बात हुई। इस सिद्धांत या इन शब्दावली के आधार पर आगे वाले शब्दों को अपन समझने की बात करते हैं। तो देखिए शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था पावलोव ने दिया था। थे कहाँ के रूस के रहने वाले थे, और 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और किस पर की गई थी ये प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर। फिर ये शब्दावली पढ़ी और इसके बाद में अपन इस कुत्ते के ऊपर ये सिद्धांत पढ़ते हैं। देखो ये कुत्ता है, इस कुत्ते को इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से स्टैंड से बांध रखा है कुत्ते को, और ये अनुकूलित वातावरण में इस कुत्ते को ऐसे स्टैंड से बांध दिया यहाँ से, ये यहाँ पर इस प्रकार से इसको बांध दिया। और यहाँ पर देखो ये कुत्ता जो है ना, ये कुत्ते की लार ग्रंथियाँ यहाँ पर ये पट्टा लगा हुआ है इस जगह, और कुत्ते की लार ग्रंथियों को यहाँ पर इस जगह से लार आती है, तो लार ग्रंथियों को ऑपरेशन करके और बाहर निकाल दिया। इन लार ग्रंथियों को यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया इसमें, इस जार में, पता लगे कि लार आ रही है या नहीं आ रही है, यहाँ से लार का पता लगाया जा सके। इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पर ये कांच लगा दिया जिसमें कुत्ते को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर ये कटोरा रखा हुआ है, इसमें इसके सामने क्या रख दिया जाता है भोजन यहाँ पर रख दिया जाता है। अब ये जो प्रयोग है ये प्रयोग 3 चरण में किया गया। फर्स्ट चरण में क्या हुआ साहब, इन्होंने यूसीएस दिया। यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुल्स अर्थात भोजन दिया, और भोजन जैसे ही दिया तो कुत्ते के मुंह में क्या है लार। लार क्या है यूसीआर यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स उत्पन्न हुई। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने घंटी बजा के भोजन दिया, और कुछ समय ऐसा भी आया जिसमें केवल घंटी बजाई यहाँ पर, तो लार नहीं आई कुत्ते के मुंह में। तो 3 स्टेप में यह प्रयोग चलता है। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई यानी सीएस, और फिर उसके बाद में भोजन दिया यानी कि यूसीएस, और फिर आ रही है क्या यूसीआर। लेकिन थर्ड स्टेप जो है, इस थर्ड स्टेप में क्या किया इन्होंने, थर्ड स्टेप में इन्होंने केवल घंटी बजाई ये वाली,
और इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, अनुबंधन हो गया था। यूसीएस और सीएस के मध्य कांटेक्ट हो गया था। कुत्ते को पता चल गया था कि जब जब घंटी बजती है तब तब क्या आता है, भोजन आता है। तो उसको पता लग गया कि साहब घंटी बजी और क्या आएगा, भोजन। यानी घंटी के साथ में उसका कांटेक्ट हो गया। और एक समय ऐसा आया कि घंटी नहीं बजी थी, उससे पहले, सॉरी, घंटी बजी, भोजन नहीं दिया था, उससे पहले ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। अर्थात सीएस पर कुत्ते के मुंह में आने वाली लार क्या कहलाई, सीआर कहलाई। तो ये कौन सी स्टेप है, थर्ड स्टेप है। तो इनका जो प्रयोग था, इस प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पे था। और कितने स्टेप में किया गया, 3 स्टेप में किया गया। तो देखो पहली जो स्टेप है, स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति कौन सी है, कुत्ते के ऊपर प्रयोग की गई थी उसमें। स्थिति फर्स्ट में अनुबंध से पहले की बात कर रहे हैं अपन, बिफोर कंडीशन। इसमें कुत्ते को क्या दिया गया, भोजन। भोजन क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक, यानी इसको क्या कहेंगे, यूएस या फिर यूसीएस भी लिखा हुआ आ सकता है। यूसीएस को सी हटा दो तो यूएस यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं। और भोजन पर कुत्ते के मुंह में क्या आ रही है, लार, अर्थात अनानुबंधित। लार का आना क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक नहीं होकर ये क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया है साहब। जो भोजन के आधार पर आई, ये क्या है यहाँ पर, अनानुबंधित अनुक्रिया के नाम से इसको जाना जाएगा, जिसको यूआर भी बोल सकते हैं या फिर यूसीआर भी बोला जा सकता है। तो पहली स्टेप ये थी। घंटी बजी, तटस्थ उद्दीपक था घंटी, लेकिन घंटी पर कोई अनुक्रिया नहीं हो रही थी पहले प्रयोग में। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए कि कितने चरणों में प्रयोग किया गया, 3 चरणों में। प्रयोग से पहले भोजन दिया और भोजन पे क्या आ रही है, लार। तो यहां पर एक समीकरण आपने याद रखी। फर्स्ट समीकरण क्या हो गई, देखो, यू सी एस और यू सी आर। इसको यूएस भी लिख सकते हैं, इसको यू आर लिख सकते हैं। अर्थात भोजन दिया और भोजन पर कुत्ते के मुंह में क्या आ रही है, लार। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का लार के आना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया मानी जाती है। देखिए, अनुबंध से पूर्व यानी अनुबंध से पहले की बात कर रहे हैं। अनुबंध से पहले यहाँ पर कुत्ते को क्या दिया जा रहा है, भोजन दिया। ये जैसे ही भोजन देखा कुत्ते ने, तो कुत्ते ने क्या की, अनुक्रिया। अर्थात अनुक्रिया क्या थी कुत्ते की, इस कुत्ते के मुंह से क्या टपकने लगी, लार। तो ये जो भोजन था ये क्या था, अनानुबंधित उद्दीपक। इसको क्या कह सकते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुल्स। अर्थात इसको किस नाम से जाना जाए, यूसीएस के नाम से। ये क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक है। और ये लार टपक रही है कुत्ते की यहाँ पर, ये लार क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया है, यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखो पहली स्टेप में क्या बन गया, ये यहाँ पर यू सी एस और यू सी आर। ये कब की बात है, अनुबंध से पूर्व की बात अपन ने की। जब दूसरी स्टेप आई, तो दूसरी स्टेप में क्या हो गया, अनुबंध के दौरान की बात कर रहे हैं। तो अनुबंध के दौरान में ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने घंटी बजाई और भोजन से पहले की स्थिति बात कर रहा हूं, अनुबंध के दौरान की बात कर रहे हैं। देखो इधर स्थिति 2 की बात कर रहे हैं। स्थिति की 2 में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर पहले तो बजाई घंटी साहब। घंटी बजाने के बाद में इन्होंने क्या दिया, भोजन। यानी घंटी और भोजन के देने के मध्य इन्होंने 4 से और 5 सेकंड जो है इसका अंतर रखा। और जैसे ही घंटी बजा के भोजन दिया और घंटी बजा के भोजन देने पर फिर उसके बाद कुत्ते के मुंह में यहाँ पर क्या आ रही है, लार आ रही है। तीसरी स्टेप कौन सी हो गई यहाँ पर, लार। तो देखो तीसरी स्टेप में लार आ रही है। यहाँ पर घंटी जो थी, ये घंटी क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक, यानी इसको क्या कहेंगे, सीएस के नाम से जाना जाएगा। भोजन जो है, ये भोजन क्या है, यहाँ पर अनानुबंधित उद्दीपक है। ध्यान रखना यहाँ थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, ये अनुबंधित उद्दीपक है। ये कौन सा है, अनुबंधित। अनुबंधित यानी कि कंडीशनल उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक के नाम से इसको जाना जाएगा, जिसको क्या कहेगा, कंडीशनल स्टिमुलक। भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलक, इसको कहेंगे यूसीएस भी कह सकते हैं और सीएस, दोनों नामों से इसको जाना जा सकता है, यूसीएस। अब यहाँ पर लार क्या है, अनुक्रिया है। कौन सी, कंडीशनल है, कंडीशनल, अनकंडीशनल। और इसको कहा जाएगा
UCR या UR के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इस प्रकार से देखो, दूसरी स्टेप में यानी प्रयोग के समय अनुबंधन के दौरान इन्होंने घंटी बजाई, फिर 4-5 सेकंड बाद भोजन दिया, फिर क्या आई, लार आई। ये क्रिया चलती रही तो कुत्ते को ये समझ में आ गया अनुबंध होने के बाद कि जब जब घंटी बजती है तब तब क्या आता है, भोजन आता है। जब जब घंटी बजी तब तब क्या प्राप्त हुआ, भोजन प्राप्त हुआ। और तब तब उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। पहली स्टेप में तो केवल भोजन दिया था, उसी में लार आ रही थी। दूसरी स्टेप में घंटी बजाई भोजन के साथ और फिर क्या आ रही है, लार। जब इन दोनों के मध्य अनुबंध हो गया, फिर उसके बाद में जो क्रिया भोजन पे हो रही थी वही लार पे होने लग जाती है। अब देखो अनुबंध के दौरान क्या कर रहा है, ये घंटी बजी साहब, ये घंटी है, घंटी बजाई इन्होंने और इस घंटी बजाकर क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। कुत्ता अनुक्रिया कर रहा है, लार टपका रहा है। ये भोजन क्या कहलाएगा, UCS। घंटी क्या कहलाएगी, CS। और लार का टपकना क्या कहलाया, UCR। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो अपन ने पढ़ा था UCS यानी भोजन, उस पर क्या आ रही थी, UCR यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक पर स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरी स्टेप में CS यानी घंटी, UCS यानी भोजन, और इस पर क्या आ रही है, UCR। इन दोनों के मध्य क्या हो गया, अनुबंध हो गया। इन दोनों के मध्य अनुबंध हो जाने पर जो कार्य ये कर रहा है UCS, वही कार्य कौन करेगा, वही कार्य CS करने लग जाएगा। तो ये दूसरी क्रिया के बाद जब अनुबंध हो गया तो तीसरी स्टेप पे ले चलता हूं मैं आपको, जिसमें लिखा हुआ है अनुबंधन के बाद। यानी जैसे ही घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया गया था, उससे पहले ही क्या आ गई, लार आ गई। तो यहाँ पर लार का आना क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया, और घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक। इन दोनों के मध्य क्या हो गया, यहाँ पर अनुबंध हो गया। अनुबंध के बाद घंटी बजाई और कुत्ते ने अनुक्रिया की, किसके रूप में, लार के रूप में। ये घंटी जो है ये क्या कहलाई, CS, और इस घंटी पर आने वाली लार के क्या कहलाई, CR। तो देखो यहाँ पर 3 स्टेप में अपन ने प्रयोग किया। 3 स्टेप कौन कौन सी है उसको समझना। पहली स्टेप में इन्होंने क्या किया बताइए, भोजन दिया। ये जो भोजन है, ये भोजन क्या कहलाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक। इसे क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक के नाम से इसको जाना जाएगा। स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हो, अनानुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हो। तो स्वाभाविक को कहा जाता है अनकंडीशनल से U, अनकंडीशनल कौन सा, उद्दीपक UCS। तो इसको क्या कहा अपन ने, UCS। भोजन को जैसे ही देखा, कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। और ये जो लार है, ये लार क्या है, ये हो गई स्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से इसको जाना गया। और बताइए ये जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या कहेंगे, UCR यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यानी UCS पर क्या आ रही है, UCR। ये पहली समीकरण बन गई आपके, देखो पहली समीकरण क्या बन गई, UCS और UCR, यानी घंटी बजाए और घंटी पर क्या आ रही है, लार। दोनों स्वाभाविक है। दूसरी स्टेप प्रयोग के समय की, इन्होंने भोजन से पहले क्या बजा रहे हैं जी, घंटी। भोजन से पहले ये जो घंटी बजाई गई, ये घंटी क्या है, स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक है तो इसे कंडीशनल स्टिमुल्स कहेंगे। घंटी के बाद में क्या दे रहे हैं, ये भोजन। कितने समय बाद में, 4-5 सेकंड बाद में। तो भोजन क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी UCS। और इस भोजन पर यहाँ क्या आ रही है, लार। और ये लार क्या है, UCR। लार यहाँ पर क्या हो जाएगी, UCR। लार आ रही है और लार हो जाएगी UCR। अब देखो दूसरी समीकरण क्या बन गई जो आपको याद रखनी है। पहली तो UCS UCR, दूसरी कौन सी बनी, CS UCS और UCR। अब तीसरे स्टेज में जब इन दोनों के मध्य क्या हो गया, अनुबंध हो गया, इसके मध्य जो काम इससे हो रहा था वही इससे होने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही घंटी बजाई,
वैसे ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो घंटी क्या है यहाँ पर, सी एस, घंटी को माना गया यहाँ पर क्या, सी एस। देखिए घंटी बजाई और घंटी बजाते ही क्या आ रही है, लार। तो घंटी क्या है, सी एस, और घंटी पर आने वाली लार क्या है, सी आर। तो ये तीसरी समीकरण हो गई साहब। यहाँ पर तीसरी जो समीकरण है वो ये हो गई सी एस और सी आर। तो मित्रों यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, क्योंकि यहाँ पर ये 3 समीकरण लिखी हुई ना, इसमें कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं वो खाली स्थान देकर। जैसे मान लो इसको मिटा दिया और इसको मिटाकर यहाँ पर दे देंगे कि इस जगह क्या आएगा, और उस मिटाने वाली जगह पर ये यहाँ पर जैसे इसको मिटा दिया और यहाँ प्रश्न चिन्ह दे दिया उन्होंने कि यहाँ पर क्या आएगा, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार का याद रखना है। या फिर मान लो इसको मिटा दिया और इसको मिटाकर यहाँ पर दे दिया गया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको क्लियर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने प्रयोग से पहले क्या कर रहे हैं, प्रयोग से पहले फर्स्ट समीकरण में यू सी एस यानी भोजन, भोजन पर क्या आ रही है, लार, यू सी आर। दूसरी स्टेप पे क्या किया, भोजन से पहले घंटी सी एस, फिर यू सी एस, फिर क्या आ रही है, यू सी आर। तीसरी स्टेप में अनुबंध हो जाने पर क्या किया, जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार, तो इसे क्या कहेंगे, सी आर। तो ये अभी तक आपको याद रखना है। अपन ने यहाँ तक पहले बात की थी और उस पर आधारित अपन ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों 3 स्टेप पर बात की अपन ने। अनुबंध से पूर्व क्या, भोजन दिया, भोजन पे क्या आ रही है, लार आ रही है। यानी कि ये कुत्ता देखिए जैसे भोजन दिया इसके मुंह से लार टपकी। भोजन यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक है और लार का आना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। दूसरे स्टेप पर इन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर क्या आ रही है, लार आ रही है। जिसमें देखो घंटी बजाई, अनुक्रिया कर रहा है कुत्ता लार के रूप में, और जब दोनों में अनुबंध हो गया तो जो काम भोजन से हो रहा है वही काम किससे होने लगा, वही काम घंटी से होने लग गया। तो यू सी एस यू सी आर, सी एस यू सी आर और सी एस सी आर, ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है। फिर आगे की ओर अपन इसमें चलते हैं साहब। प्रयोग कर रहे थे किस पर, कुत्ते की लार ग्रंथियों पर। प्रयोग क्या किया, प्रयोग में अपन ने लिखा कि साहब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे पहले भोजन दिया। भोजन मतलब यू टी एस, भोजन पे क्या आई, लार। भोजन पर आने वाली लार क्या कहलाएगी, यू सी आर, यू सी आर। दूसरे स्टेप पर इन्होंने पहले घंटी बजाई, फिर क्या दिया, भोजन, और फिर क्या आ रही है, लार, यू सी आर। तीसरी स्टेप पर इन्होंने इन दोनों के मध्य जब अनुबंध हो गया तो जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही क्या आ रही है, लार, तो इसे क्या कहेंगे, सी आर। तो देखो निश्चित वातावरण में क्या हुआ, अनुबंधन, इसीलिए इसको नाम क्या कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये जो क्लासिकल शब्द है, इस क्लासिकल शब्द के मीनिंग याद रखने हैं। क्लासिकल कहते हैं अंग्रेजी में, और क्लासिकल को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय। तो इसी सिद्धांत को क्या बोल दिया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय शब्द को ही हिंदी में बोला जाता है चिर सिम्मित, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोल दिया जाता है, चिर सिम्मित अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचीन, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोल दिया जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो एक नाम तो कौन सा, क्लासिक, एक नाम कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन, एक नाम कौन सा, चिरसिम्मित, एक नाम कौन सा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया, संबंधित प्रतिक्रिया होने के कारण संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अनुकूलित वातावरण में अनुक्रिया की थी तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और ये नाम तो अपन लिख ही चुके, शास्त्रीय अनुबंध, अनुकूलन का सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रकार से पावलोव महोदय ने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग करते हुए
1904 में नोबेल पुरस्कार जीता और कुत्ते के ऊपर प्रयोग में ये सिद्ध किया कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ लंबे समय तक प्रस्तुत किया जाए तो जो कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होता है वही कार्य स्वाभाविक उद्दीपक से होने लगता है। और इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 3 स्टेप में अपना प्रयोग किया। फर्स्ट स्टेप में भोजन दिया और भोजन के बाद में लार आती है, दोनों स्वाभाविक होते हैं। और सेकंड स्टेप में घंटी बजाई पहले, फिर क्या दिया भोजन, और फिर उसके बाद क्या आती है, लार आती है। और थर्ड स्टेप में जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो देखो अनुबंधन जो है वो 3 प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से इसको अपन समझेंगे। क्योंकि एक तो कौन सा उद्दीपक पढ़ा था अपन ने, स्वाभाविक, एक कौन सा पढ़ा था, अस्वाभाविक। तो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अंतराल कितना रखा जाए ताकि उद्दीपक या फिर अनुबंधन सही हो, इसको समझना। बताइए स्वाभाविक उद्दीपक तो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था साफ भोजन, और भोजन को अपन ने क्या लिखा था, UCS। ठीक है, UCS को और शॉर्ट करेंगे तो क्या, US। यानी स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह US यानी भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक थी क्या, घंटी, और घंटी को क्या बोलेंगे, CS। ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे आपके, US और CS। US का मतलब क्या हो गया, US यानी कि भोजन, और CS का मतलब क्या हो गया, घंटी। अब बात समझते हैं कि घंटी और भोजन के मध्य अंतराल कितना रखें और पहले किसको दें तो अनुबंधन होगा। तो देखो यहां लिखा हुआ है अग्र अनुबंधन और एक है पश्च अनुबंधन। अग्र अनुबंधन का मतलब है कि पहले CS दिया जाए, फिर उसके बाद में US दिया जाए, तो वो तो होगा अग्र अनुबंधन। और इसका पश्च अनुबंधन का मतलब है कि पहले क्या दिया जाए, US दिया जाए, और फिर क्या दिया जाए, CS दिया जाए, तो होगा पश्च अनुबंधन। यानी इसका मतलब है, यूं समझना आप, जैसे आप कुत्ते पे प्रयोग कर रहे हो, खुद ही प्रयोग कर रहे हो, पहले घंटी बजाते हो और फिर भोजन देते हो, एक तो वो होगा जिसे अग्र अनुबंधन कहेंगे। एक होता है कि पहले भोजन दे दिया फिर घंटी बजा रहे हो, उसे क्या कहेंगे, पश्च अनुबंधन। अब आप ही बताओ, पहले अगर आप भोजन दे दे फिर घंटियां बजाते रहो, कुत्ते पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तो भी उसको पता है कि भोजन कर रहा हूँ, फिर वो सोचेगा कि अब घंटी बजेगी, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन पहले घंटी बज रही है फिर भोजन दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि घंटी बजते ही वो समझ जाएगा कि अब क्या आएगा, भोजन आएगा। तो ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा होगा, अग्र अनुबंधन। तो अग्र अनुबंधन फिर से 3 प्रकार का होता है, तो सहकालिक, एक विलंबित, एक अवशेष। अब देखो यहां पर अपन समझते हैं सहकालिक यानी कि लगभग साथ साथ दिया जाए, कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही भोजन दे दिया, ज्यादा अंतराल नहीं छोड़ा गया, तो कुत्ते के कम समझ में आएगा। साथ साथ अगर मान लो क्रिया चल रही है कि साथ साथ भोजन दे रहे हैं, तो क्रिया चल रही है तो उसके समझ में कम आएगा। लेकिन अगर मान लो आपने पहले घंटी बजाई और उसके कुछ समय बाद यानी कि 5-6 सेकंड बाद में आप क्या दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, तो फिर आपके वहां पर ज़्यादा कुत्ते के समझ में आएगा। यानी इसका मतलब है सहकालिक यानी कि साथ साथ, यानी घंटी, भोजन और घंटी लगभग साथ साथ दिया जाए तो कम समझ पाएगा कुत्ता। विलंबित का मतलब होता है कि पहले घंटी बजाई और उसके बीच में लगभग 4 से 5 सेकंड का अंतर रखा और फिर आपने भोजन दिया, तो यहाँ पर कुत्ते के दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगा कि घंटी बज गई, अब क्या आएगा, भोजन। तो सर्वाधिक अनुबंधन की संभावना इसमें रहती है, सर्वाधिक अनुबंधन की संभावना रहती है साहब, इसमें विलंबित अनुबंधन में। अवशेष का मतलब होता है ट्रेस की तरह, जैसे ट्रेसिंग मशीन चलती है ना फटाफट, तो उसमें भी ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। तो ध्यान रखना, स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अंतराल मुख्यतः 2 प्रकार के, अग्र अनुबंधन, पश्च अनुबंधन, और कुल 5 प्रकार के।
5 प्रकार में 3 तो ये दिख रहे हैं आपको और 1 4 ये दिख रहे हैं। तो देखिए, अग्र अनुबंधन पहले क्या बजाया जाए, घंटी, और फिर क्या दे, भोजन। सकालिक दोनों साथ साथ हो, विलंबित घंटी कुछ क्षण बाद में भोजन, अवशेष एक दूसरे के ऊपर। तो बताओ सबसे ज्यादा अनुबंधन की जो संभावना रहेगी वो किस में रहेगी, सीएस के अंतर्गत रहती है। पक्ष अनुबंधन से कोई मतलब नहीं है, पहले भोजन दे दिया और फिर घंटी बजा रहे हो आप, तो अनुबंधन की सबसे कम संभावना इसमें रहती है। प्रश्न यही पूछा गया था एक बार ग्रेड 3 में, सर्वाधिक अनुबंधन की संभावना कौन से स्टेज पर रहेगी, तो आप क्या दोगे आंसर, विलंबित। पढ़ क्या रहे हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक जो है, इस स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अंतराल की बात कर रहे हैं अपन, और अंतराल में 2 भागों में बांटा, एक तो अग्र अनुबंध और एक कौन सा, पक्ष अनुबंध। अग्र अनुबंध को 3 भागों में बांटा, सकालिक साथ साथ यानी घंटी भोजन साथ साथ, विलंबित यानी कि पहले घंटी कुछ क्षण बाद में भोजन और कुछ सेकंड बाद में भोजन, अवशेष में एक दूसरे को ट्रेस करने वाला। इसमें पहले भोजन दे दिया और फिर घंटी बजा रही, तो आप समझ सकते हो सबसे ज्यादा अनुबंधन की संभावना विलंबित में, सबसे कम अनुबंधन की संभावना पक्ष अनुबंधन में मानी जाती है। आगे की बात करें अपन कि इस सिद्धांत से संबंधित कुछ शब्दावलियां दे रखी है, उनको अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक जो किसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगे, बताओ कौन होगा अनानुबंधित उद्दीपक, यहां पर होगा भोजन। इसी को क्या कहेंगे, स्वाभाविक। इसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक उद्दीपक। जो भोजन है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसको अनकंडीशनल कहेंगे, अतः ये क्या कहलाएगा, यूसीएस, या फिर इसको क्या कहेंगे, यूएस। तो मित्रों यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनानुबंधित उद्दीपक क्या है, भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन, जिसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, यूसीएस से। इसी को क्या कहते हैं, यूएस। अनानुबंधित अनुक्रिया यानी इस भोजन पर आने वाली लार को क्या कहेंगे, अनानुबंधित अनुक्रिया कहेंगे, जिसे स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं और प्राकृतिक अनुक्रिया भी कहते हैं। इसे कहा जाता है यूसीआर। अनुबंधन की भाषा में लार को क्या कहेंगे, यूसीआर, या शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे, CUR के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये शब्द याद रहने चाहिए आपको, UR और CR। अनुबंधित उद्दीपक जिसमें निश्चित शर्तें, जिसे अनुकूलित उद्दीपक कहेंगे, तो अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है, घंटी। और घंटी जो है ये अनुकूलित, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंडीशनल स्टिमुल्स, CS के नाम से जाना जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया यानी घंटी पर आने वाली क्या, लार। ये घंटी पर आने वाली लार, ये घंटी पर आने वाली लार जो है इसको कहेंगे अपन CR, यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स। प्रयोग में भी तो यही किया था ना अपन ने, फर्स्ट स्टेप पे क्या किया था, भोजन दिया था यानी UCS, इस पर क्या आई थी, लार, तो यानी कि UCR। प्रयोग के समय भोजन से पहले क्या बजाई थी, घंटी यानी CS, फिर भोजन UCS, फिर क्या आ रही है, लार, UCR। अनुबंध हो जाने के बाद में घंटी बजने पर ही क्या आ रही थी, लार, जिसे क्या कहेंगे, CR। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक क्या था, भोजन। भोजन को किससे व्यक्त करते हैं, UCS से, और इसको US भी लिखा जा सकता है। ये तो हो गई इसके ये तत्व। आगे वाले तत्वों की बात करें जवानों, तो देखो यहाँ पर दे रखा है विलोपीकरण या विलीनीकरण। समझना इसको, विलोपीकरण या विलीनीकरण क्या होता है, इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप पे अपन ने पढ़ा कि साहब भोजन यानी UCS, भोजन दिया और भोजन पे क्या आ रही है, लार आ रही है। भोजन पे क्या आ गई, लार। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में भोजन दिया UCS और लार आ रही है UCR। प्रयोग करते समय इन्होंने इसके साथ क्या बजाई थी, घंटी यानी CS, और CS के बाद UCS यानी भोजन, फिर क्या आ रही, लार, UCR। जब दोनों के मध्य अनुबंध हो गया तो यहाँ पर जो काम उससे हो रहा है वही CS से होने लग गया, तो क्या आ गई यहाँ पर CR। अब समझना आप कि अगर मान लो लंबे समय तक
ये घंटी बजाई जाए और यहाँ भोजन नहीं दिया जाए, तो बताओ ये लार आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। लंबे समय तक यहाँ तो ये किया था ना कि पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो इन दोनों के मध्य अनुबंध हो गया था। बहुत लंबे समय तक वो घंटियाँ बजा रहे हैं पर भोजन नहीं दे रहे हैं, तो कुत्ता समझेगा कि यार ये तो बावड़े बना रहे हैं, घंटी बजती है भोजन नहीं आता है, तो उसके अनुबंध टूट जाएगा। और जो अनुबंध खत्म होता है, उस अनुबंध खत्म होने को कहा जाता है विलोपीकरण या विलीनीकरण। कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंबे समय तक टीएस के साथ यूसीएस प्रदान नहीं करने पर यहाँ पर यूसीआर का आना बंद हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? विलोपीकरण के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में? लंबे समय तक घंटी बजाई जाए, भोजन नहीं दिया जाए, तो कुत्ते के मुंह में लार का आना बंद हो जाएगा, इसे विलोपीकरण कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ समय बाद में वापिस घंटी के साथ में भोजन देने लग गए, बहुत लंबे समय के बाद, तो लार आएगी कि नहीं आई? पहले बताओ। लार आएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा अब घंटी बज रही है भोजन आ रहा है, घंटी बज रही है भोजन आ रहा है, यानी फिर से उसका अनुबंधन हो जाएगा। उसे नाम दिया जाएगा स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण या स्वतः पुनर्लाभ के नाम से जाना जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि वापिस सीएस के साथ यूसीएस प्रदान करने पर यूसीआर आना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य वापिस अनुबंधन हो गया, और मध्यबंधन को क्या कहा जाता है? स्वतः प्रकटीकरण। विलोपीकरण में यहाँ पर केवल सीएस दिया जा रहा है और यूसीएस नहीं दिया जा रहा है लंबे समय तक, तो लार का आना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सामान्यकरण क्या है, इसको समझें अपन। जैसे मान लो यहां पर घंटी बजा रहे हैं इस जगह, और यहां पर घंटी बजने पर क्या आ रही है? लार आ रही है। और कोई मोहल्ले से कोई आइसक्रीम वाला निकला, उसने घंटी बजाई, उस पर भी लार आ गई। कोई खिलौना लेके आया बच्चा, उसने घंटी बजाई, उस पर भी क्या आ गई? लार आ गई। यानी कुत्ता समझ ही नहीं पा रहा है कौन सी घंटी पर लार टपकानी है और कौन सी घंटी पर लार नहीं टपकानी है। जब वह दो या दो से अधिक उद्दीपकों के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, सभी को एक ही समझता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सामान्यकरण कहा जाता है। यानी कि सीएस में भेद नहीं समझ पाना। प्रश्न क्या पूछा गया इसका एक बार, कि एक सफेद कोट वाले व्यक्ति ने किसी बालक के सुई लगा दी, तो सभी सफेद कोट वालों से डरने लग गया, क्योंकि वो सभी सफेद कोट वालों को डॉक्टर समझने लग गया था। ऐसे ही कुत्ता अगर घंटियों में अंतर नहीं समझ पाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सामान्यकरण के नाम से जानी जाएगी। लेकिन ये इससे उल्टी क्रिया है, जस्ट विभेदीकरण। अगर मान लो कुत्ता समझ जाए कि उसको पता है कि यार ये घंटी तो साइकिल की बजी है और लार नहीं टपका है, वो आसानी से समझ जाए, तो वह कौन सी क्रिया होती है? विभेदीकरण। यानी जब दो प्रकार के सीएस, दो या दो से अधिक सीएस में अंतर नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्यकरण। जब दो या दो से अधिक सीएस में क्या कर ले? अंतर आसानी से कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? विभेदीकरण के नाम से जाना जाएगा। तो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो तो कौन सा था? विलोपीकरण, फिर स्वतः प्रकटीकरण। विलोपीकरण का मतलब है लंबे समय तक घंटी बजाई जाए, भोजन नहीं दिया जाए, तो लार का आना क्या हो जाएगा? बंद। और स्वतः प्रकटीकरण का मतलब कुछ समय पश्चात वापिस घंटी के साथ भोजन प्रदान किया जाए, तो वापिस लार आने स्टार्ट हो जाए, तो वह स्वतः प्रकटीकरण। सामान्यकरण, दो या दो से अधिक घंटी में अगर मान लो अंतर समझ लेता है, तो वह विभेदीकरण, नहीं समझता है तो वह सामान्यकरण। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हैं बाह्य अवरोधन। बाह्य अवरोधन का मतलब है कि अगर मान लो कुत्ते को आप भोजन दे रहे थे और भोजन के स्थान पर आपने किसी दिन उसको रोटी दे दी, या रोटी भी भोजन ही है, या कुत्ते को आप भोजन में क्या दे रहे थे? बिस्किट दे रहे थे, और बिस्किट के स्थान पर आपने चॉकलेट दे दी। बताओ लार आएगी कि नहीं आएगी? लार तो आएगी, लेकिन पहले की अपेक्षा कम आएगी। इसे क्या कहा जाएगा? बाह्य अवरोधन।
या घंटी बारीक वाली बजा रहे थे, मोटी वाली बजा दी आपने, तो लार आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तो सही, लेकिन पहले की अपेक्षा कम आएगी। और कालक्रम की बात करें, कालक्रम यानी अंतराल, अंतराल कितना रखा जाएगा? अंतराल रखा जाएगा कितना? लगभग 4 से 5 सेकंड का। कहीं ऐसा नहीं कि आपने घंटी बजाई रही है, 1 घंटे बाद भोजन दे रहे हो, तो फिर कुत्ते के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना आप, उच्च क्रम अनुबंध या द्वितीय अनुबंधन क्या होता है, इसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। उच्च क्रम अनुबंधन या द्वितीय अनुबंधन क्या होता है, इसको समझिए साहब। कुत्ता जब एक अनुबंधन के साथ साथ किसी दूसरे अनुबंधन पर भी काम करने लग जाए, यहाँ पर सब रहे अपन उच्च क्रम अनुबंधन या द्वितीयक अनुबंधन की बात करें, अनुबंधन, देखिए इस कुत्ते का अनुबंधन किससे हुआ था? इस घंटी के साथ हुआ था। यानी कि घंटी बजते ही क्या आ रहा था? भोजन आ रहा था। तो इसको पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे क्या आएगा? भोजन आएगा। ये कुत्ता अच्छी तरह से जानता है कि जब जब घंटी बजती है तब तब क्या मिलता है? भोजन। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस घंटी को बजाने के लिए ये दरवाजा लगा हुआ है यहाँ पर, अब जैसे ही पावलाओ मोदेव अंदर आएंगे इधर, और जैसे अंदर आएंगे, अंदर आके ही तो यहाँ पर बटन दबाएंगे ना, तब क्या बजेगी? घंटी बजेगी। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही प्रकाश की किरणें कहाँ आई? अंदर आई। तो प्रकाश की किरणें आते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार, क्योंकि उसको पता था कि अब दरवाजा खुल गया, अब क्या बजेगी? घंटी, और फिर क्या मिलेगा? भोजन। तो घंटी के साथ साथ अनुबंधन उसका किससे हो गया? प्रकाश की किरणों से भी अनुबंधन हो गया। तो घंटी के साथ साथ जो प्रकाश की किरणों से अनुबंधन हुआ, दरवाजा खुलने से जो अनुबंधन हुआ, उस अनुबंधन को कहा जाता है उच्च क्रम अनुबंधन। अर्थात जब एक के साथ साथ दूसरा अनुबंधन हो जाए तो उसे उच्च क्रम अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। जैसे इस घंटी के साथ साथ इस दरवाजे के साथ प्रकाश की किरणें जैसे आई, तो इस कुत्ते को समझ में आ गया कि अब क्या आने वाला है? भोजन आने वाला है। प्रश्न क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति जो है उसको एक जो गायककार है उसका नाम क्या है? देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी का नाम मैं बताता हूं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को किसी गायककार का गीत सुनकर अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही उस गायककार का नाम आता है वैसे ही उसको प्रेमिका की याद आने लग जाती है। अर्थात अरिजीत सिंह, एक व्यक्ति को अरिजीत सिंह का गाना सुनकर अपनी प्रेमिका की याद आती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जैसे अरिजीत सिंह का नाम आता है वैसे ही उसको प्रेमिका की याद आ जाने लगती है। यहाँ पर कौन सा अनुबंधन है? इस जगह है उच्च क्रम अनुबंधन या द्वितीयक अनुबंधन। या प्रश्न पूछा जाए कि कुत्ते का जैसे ही प्रकाश की किरणें अंदर आई, दरवाजा खोलते ही उसके मुंह से लार आ गई, वो कौन सा अनुबंधन है? उच्च क्रम अनुबंधन या द्वितीयक अनुबंधन। जैसे बच्चे जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है बैग बंद करने लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही चपड़ासी घंटी की तरफ जाने लगता है बच्चे बैग बंद करने लग जाते हैं। तो वो जैसे ही चपड़ासी का घंटी की तरफ जाने की ओर इशारा हुआ, वो कौन सा अनुबंधन है? उच्च अनुबंधन या द्वितीयक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रयोग पढ़ रहे हैं साथियों अपन, ये पावलोव का सिद्धांत है, और इस पावलोव के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इसके सिद्धांत से मिलता जुलता एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? वाटसन के द्वारा। उसको समझने की कोशिश करना। इसे बोला जाता है सांवेगिक अनुबंधन। सांवेगिक मतलब संवेग, इमोशनल कंडीशनल की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इमोशनल कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। और अपनी पत्नी रेनार के साथ 1920 में इन्होंने अल्बर्ट नामक इनका 11 माह का बेटा था, उस 11 माह के बालक पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया। इस प्रयोग को क्या नाम दिया गया था? लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना गया। ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग में अल्बर्ट के सम्मुख एक सफेद खरगोश ड्राउनी दौनी को प्रस्तुत किया।
खरगोश सफेद खरगोश जैसा खिलौना था, उसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डरकर रोने लगा। कुछ समय बाद ये पाया कि अल्बर्ट कोई सफेद वस्तु प्रस्तुत की जाती तो वह डरकर रोने लग जाता। और वाटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि संवेगों का भी क्या होता है, अनुबंधन होता है। तो देखो, बात किसकी कर रहे हैं अपन, सांवेगिक अनुबंधन। सांवेगिक अनुबंधन यानी जो संवेग होते हैं, इन संवेग का भी क्या होता है, अनुबंध होता है, अनुबंधन। सांवेगिक अनुबंधन का प्रयोग किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन ने प्रस्तुत किया था। वाटसन ने ये जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग किस पर किया था, अल्बर्ट पर। अल्बर्ट कौन था, अल्बर्ट था इस वाटसन का पुत्र था। और इस अल्बर्ट की जो उम्र थी वो कितनी थी, 11 माह थी। किसके साथ मिलकर किया था, रेनार के साथ मिलकर किया था। रेनार कौन थी, ये इसकी पत्नी थी। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, खरगोश जैसा खिलौना, जैसा खिलौना। इस खिलौने के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया गया था। प्रयोग क्या था कि इस अल्बर्ट, ये जो खरगोश जैसे खिलौने से डरता था, तो इन्होंने इसको एक कमरे में बंद कर दिया। यहाँ पर ये अल्बर्ट था और ये खरगोश जैसा खिलौना था। जैसे ही इस अल्बर्ट ने देखा उस खिलौने को, इसने सोचा कि आज तो मर गए, गए काम से, खाए गए मेरे को। लेकिन बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन इसने देखा कि यार ये खिलौना तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, इसका मतलब है कि यह मेरा नुकसान नहीं करेगा। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उससे खेलने लग गया। अर्थात इसका जो डर नामक संवेग था, इस डर नामक संवेग का अनुबंध हो गया किससे, इस खिलौने से। और ये जो है इससे खेलता हुआ पाया गया। ये किसके सिद्धांत के सपोर्ट में किया गया था, ये किया गया था पावलोव के सिद्धांत के सपोर्ट में। तो मित्रों, सांवेगिक अनुबंधन को देने वाले कौन थे, वाटसन थे। देखिए इधर आप, अनुकूलित अनुबंधन जो है, इसमें से संबंधित बात कर रहे हैं अपन किसकी, सांवेगिक अनुबंधन, इमोशनल कंडीशनल। शास्त्रीय अनुबंधन के समर्थन में ये दिया गया था। और शास्त्रीय अनुबंधन के समर्थन में दिया गया था किसके द्वारा, वाटसन के द्वारा। पत्नी कौन थी, रेनार थी। कब दिया था, 1920 में। किस पर प्रयोग किया, अल्बर्ट नामक 11 माह के बालक पर, जो इनका ही पुत्र था। और इसे क्या कहा जाता है, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद खरगोश जैसे खिलौने पर किया गया था। संवेगों का भी क्या होता है, अनुबंधन होता है। इसके आगे की बात करें इसी सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत के उपयोग क्या है साहब, उपयोगिता क्या है इसकी। अनुबंधन द्वारा भय, प्रेम और घृणा आदि के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। यानी भय संबंधी रोगों के निदान के लिए इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। जिससे व्यक्ति डरता है तो वो डर निकाला जा सकता है उसका अनुबंधन करवा के। अध्यापन क्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा चीजें सीखने में अनुबंधन सिद्धांत की उपयोगिता है। दृश्य श्रव्य सामग्री पर जोर कौन सा सिद्धांत देता है, पावलोव का। उचित आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों को समुचित विकास में उपयोग में सहायक है और भाषा को सीखने और सिखाने में सहायक है। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है, आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में क्या होता है, आदर्श वाचन में अनुबंधन होता है शब्दों के मध्य। तो आदर्श वाचन भाषा जैसे सब्जेक्टों में किया जाता है, वह इसके द्वारा आसानी से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात चल रही है अपने किसकी, पावलोव के सिद्धांत की। और पावलोव के सिद्धांत में अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसको अपन विस्तार से एक बार वापिस देख लेते हैं। स्टार्टिंग से अपन ने इस सिद्धांत में क्या पढ़ा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा दिया गया था। ये डॉक्टर थे रूस की सेना में और इस सिद्धांत पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रयोग किस पर किया गया, प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया गया था। फिर अपन ने बात की इसमें सिद्धांत में कि इसमें कौन कौन से शब्दावली अपने को समझनी है। तो देखो,
यहाँ पर एक तो उद्दीपन लिखा हुआ है, एक अनुक्रिया लिखी हुई है। उद्दीपन दो प्रकार का, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक को अपन यूसीएस कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी थी उसको क्या कहते हैं, सीएस कहते हैं। इसी प्रकार से स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर और अस्वाभाविक अनुक्रिया सीआर कहलाती है। फिर बात की थी अपन ने इसमें प्रयोग इस पर किया गया था, कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया गया था। और ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को 3 स्टेप में किया गया था। ये अपन ने यहाँ पर देखा, प्रयोग से पूर्व भोजन दिया जाता है, उस पर लार आती है, भोजन यूसीएस से आने वाली लार भी यूसीआर है। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी दूसरे स्टेप में, जिसमें पहले घंटी बजाए, फिर भोजन दिया, फिर क्या आ रही है, लार आ रही है। दोनों के मध्य क्या हो रहा है, अनुबंधन हो जाता है। देखो, घंटी, फिर भोजन, फिर लार। घंटी को अनुबंधन की भाषा में सीएस और भोजन को यूसीएस और इस पर आने वाली लार यूसीआर। जब दोनों के मध्य अनुबंधन हो जाता है तो घंटी बजाई जाती है, उसी में कुत्ते के मुंह में क्या आने लगती है, लार आने लगती है। ये 3 स्टेप अपन ने पढ़ी और इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की इसके नाम कौन कौन से हैं। तो देखो, नाम की यहाँ पर बात हुई। फिर अपन ने अनुबंधन के यहाँ पर स्टेप पूछे, तो अग्र अनुबंधन और पक्ष अनुबंधन। अग्र अनुबंधन 3 प्रकार का, एक तो सहकालिक, एक विलंबित और एक अवशेष। सर्वाधिक अनुबंधन की संभावना कौन से में रहती है, विलंबित में रहती है। सबसे कम किस में रहती है, पक्ष अनुबंधन में रहती है। फिर अपन ने ये शब्दावलियां पहले समझ चुके थे। फिर विलोपीकरण, स्वतः प्रटिकरण, सामान्यकरण, विभेदीकरण की बात हुई। फिर उसके बाद में बाह्य अवरोधन और कालक्रम, और फिर उच्च अनुबंधन या द्वितीय अनुक्रम की बात हुई, और सामाविक अनुबंधन को अपन ने यहाँ पर समझा। फिर पढ़ी इसकी उपयोगिता। इस प्रकार से इस क्लास में अपन ने पावलोव को विस्तार से पढ़ा है। इसके बाहर पावलोव के सिद्धांत में से कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाते हैं। आवश्यकता है आपको इसको सही तरीके से पढ़ने की और बार बार इसका दोहरान करने की, और पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करें ताकि ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ सके। अधिगम वाले टॉपिक में ये अपनी चौथी क्लास थी, और अगली क्लास में अपना अगला सिद्धांत आपके सामने लेके आएंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो दोस्तों, जुड़े रहिए डिजिटल एकेडमी के दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं हरिओम पांचाल आज इस क्लास के बाद आपसे आज्ञा लेता हूं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।